Good morning, all of you. We'll continue with financial instruments. लास्ट लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिखा दिया था तुम लोगों को, उसी को आगे बढ़ाते हैं. मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स अभी डिस्कस करूंगा. ये तो कोई ये लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कभी भी तुमको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंफ्यूजन हो ये लिस्ट देख लेना. कैश इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. बैंक बैलेंस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. डिपॉजिट इन बैंक फाइनेंशियल एसेट है. सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कौन से फाइनेंशियल एसेट्स है, कौन से फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, उसका मैंने क्लासिफिकेशन दिया था. कैश फाइनेंशियल एसेट है, बैंक फाइनेंशियल एसेट है. डिपॉजिट इन बैंक इज अ फाइनेंशियल एसेट, बट डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है. डेटर्स इज अ फाइनेंशियल एसेट. फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल. डेटर्स इज अ फाइनेंशियल एसेट, बिल रिसीवेबल इज अ फाइनेंशियल एसेट. क्रेडिटर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी है. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स इज अ फाइनेंशियल एसेट. Investments in debenture is a financial asset. Promissory note receivable like bill receivable, it's a financial asset. Inventory is not a financial asset. अरे कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है, किसी को बेच रहे थोड़ी है, किसी से राइट टू रिसीव थोड़ी है. Tangible fixed asset, it is again not a financial asset. हाँ, investments in preference shares is a financial asset. Intangible asset is not a financial asset. Advance for goods and services हो, given हो या received, ये goods के सामने एडजस्ट होएगा, सर्विस के सामने एडजस्ट होगा. There is no right or obligation. Gold is an asset, but ये financial asset नहीं, non financial asset है. But gold bonds is a financial asset. Equity share capital is equity financial instrument. Reserves भी सेम. हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि अपने को रिडीम करना होगा. डिबेंचर्स रिडीम होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करना है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी. बैंक लोन्स एंड अदर लोन्स, ये भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी. चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया. आई हैव कंप्लीटेड अप टिल हियर. अब मेरे को कुछ एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस करने, जो मैंने एज अ डाउट लास्ट क्लास में रेज किया था. ऑलमोस्ट पेज कंप्लीट है, 3-4 लाइंस बची है, तो एडिशनल पॉइंट्स हम लोग नए पेज से शुरू करेंगे. आज प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दूंगा मैं, और इन डेज 109 अकाउंटिंग शुरू कर दूंगा मैं. चलो लिखेंगे सब लोग. एडिशनल पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड. और बहुत ही कांस्टेंट रिवीजन किया करो, रेगुलर रिवीजन. जो लास्ट लेक्चर में किया ना, वो रिवाइज करके ही अगले लेक्चर में बैठा करो. नंबर 1, इनकम टैक्स लायबिलिटी. नंबर 1, इनकम टैक्स लायबिलिटी. हाँ, रिगार्डिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं. इनकम टैक्स लायबिलिटी का क्या बोलेंगे, उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, लीज अरेंजमेंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑपरेटिंग लीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी. मतलब ये मैं 7-8 पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाला हूं.
जिसमें सबसे पहला डिस्कशन है इनकम टैक्स लायबिलिटी। सी इनकम टैक्स लायबिलिटी एक नॉन फाइनेंशियल आइटम है। इवन इनकम टैक्स का जो रिफंड है उसको भी नॉन फाइनेंशियल बोलते हैं। वाई दिस इज नॉन फाइनेंशियल? बिकॉज यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है। अरे कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है। लायबिलिटी साइड में अभी तुम्हारे पास दो क्लासिफिकेशन होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। और बैलेंस शीट एसेट साइड में तुम्हारे पास दो डिवीजन होगा, फाइनेंशियल एसेट एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट, ऐसा दो डिवीजन होगा। सो इनकम टैक्स लायबिलिटी, इफ आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स में करंट टैक्स आ गया, इनकम टैक्स में डिफर्ड टैक्स एसेट आ गया, और इनकम टैक्स में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आ गई। सो इनकम टैक्स का क्या? सो इनकम टैक्स एक नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा तो मैं टैक्स पे करूंगा, अदरवाइज मैं टैक्स नहीं दूंगा। प्रॉफिट नहीं तो टैक्स भी नहीं। सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि प्रॉफिट कमाओ या नहीं कमाओ, ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं। प्रॉफिट अगर अर्न किया तो मैं टैक्स दूंगा, अगर नहीं अर्न किया तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। सो एनी टैक्स इज अ नॉन फाइनेंशियल आइटम। कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट मिसिंग है। So no contract with income tax department regarding payment of income tax, regarding payment of tax or deferred tax liability हो, asset हो, other taxes, कोई भी टाइप का टैक्सेस होगा वो नॉन फाइनेंशियल आइटम है, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टीज। सो इनकम टैक्स का पॉइंट एकदम क्लियर है। मैं एक एक पॉइंट समझाते जाऊंगा और साथ में लिखाते जाऊंगा। सबसे पहला इनकम टैक्स हो गया अपना। सो अपने क्लासिफिकेशन की लिस्ट में मैंने इनकम टैक्स नहीं लिखा था, इनको अलग से मेरे को डिस्कस करना था। इनकम टैक्स लायबिलिटी, राइट डाउन नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी as there is no contract with income tax department, as there is no contract with income tax department, as there is no contract with income tax department regarding regarding payment of taxes, deferred tax, asset, deferred tax asset or liability, or any other type of or other taxes, so non-financial liability, as there is no contract with income tax department, payment of taxes, deferred tax asset, liability और other taxes। अगर रिफंड भी मिलता है तो वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। Even refund is a non-financial asset. Even refund is a non-financial asset
because contract is missing. Because contract is missing. Because contract is missing. सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंने अलग से डिस्कस कर लिया, नॉन फाइनेंशियल आइटम है ये। एक लाइन छोड़ के लिखो नंबर 2, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनको मैं स्पेशल आइटम्स मान के इनका अलग से डिस्कशन कर रहा हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नाउ व्हाट अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करेंगे सुन लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक नॉन फाइनेंशियल एसेट है, बट तुम बोलोगे सर वाई? सी अगर मैं कोई एम्प्लॉय को अगर 12 मंथ्स की सैलरी एक साथ अगर मैं कोई एम्प्लॉय को दे दूं, तो यहाँ पे जो प्रीपेड पोर्शन है, यहाँ पे जो प्रीपेड पोर्शन है, इसके बदले में एम्प्लॉय मेरे को कैश नहीं देगा वापस से, बट वो काम करते रहेगा, अपनी सर्विस देगा। तो मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एसेट है उसके सामने कोई मेरे पास कैश रिसीव करने का राइट नहीं है, मेरे को सर्विस मिल जाएगी, हमको वो सर्विस देगा। सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अगर मैंने प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी अगर रिलायंस एनर्जी को या टाटा पावर को मैंने प्री पेमेंट कर दिया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो मैं कंज्यूम करूंगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस मिलेगी, उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। सो कोई फाइनेंशियल एसेट तो वो होता है ना, राइट टू रिसीव कैश होता है। तो यहाँ पे कोई राइट टू रिसीव कैश नहीं, उसके बदले में सर्विस आ जाएगी। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नॉन फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिकॉज ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। तो याद रखना, a prepaid expense is a non-financial asset because these expenses are expected to be adjusted against the goods and services which we will receive in future. Cash will not be received. एकदम सिंपल, कोई कैश मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग इसको फाइनेंशियल एसेट नहीं मानते। लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉन फाइनेंशियल एसेट। non-financial asset, non-financial asset. This is this is non-financial, this is a non-financial asset. Yes, this is a non-financial asset because this is a non-financial asset because this expense will be adjusted against this is a non-financial asset because this expense will be adjusted against goods and services, against goods and services in future. Against goods and services in future. Cash will not be received. ये लो, और एक एडिशनल पॉइंट हमने कवर कर लिया। इसके बाद लिखोगे नंबर 3, थर्ड डिस्कशन है
लीज अरेंजमेंट, लीज अरेंजमेंट रिगार्डिंग लीज अरेंजमेंट, दो टाइप की लीज होती है, सबको मालूम है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज. तुमको मालूम है फाइनेंस लीज में लास्ट में लेसी का एसेट बन जाता है, वो जो एसेट का पेमेंट करता है लास्ट में वो लेसी का बन जाता है, क्योंकि शुरू से अकाउंटिंग वैसे ही होती है. जो लेसर होता है ना, लेसर एक फाइनेंशियल एसेट शो करता है. लेसर फाइनेंशियल लीज को एक फाइनेंशियल एसेट शो करता है. क्यों? क्योंकि वो अपने बुक्स में शो करता है इन्वेस्टमेंट्स इन लीज, इन्वेस्टमेंट्स इन लीज. हाँ, इन्वेस्टमेंट्स इन लीज. लेसर ने अपना एसेट दिया है, उसके बदले में उसके पास ईएमआई आ रही है, और वो ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है. सो इन्वेस्टमेंट्स होता है, वही तो रिटर्न्स देता है, तो इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न चाहिए. तो यहां पे उसके बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट्स है. सो लेसर फाइनेंशियल एसेट मानता है बिकॉज उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स है, तो राइट टू रिसीव कैश. इन्वेस्टमेंट्स इन लीज है, फॉर हिम देयर इज राइट टू रिसीव कैश. राइट टू रिसीव कैश होते ये बन गया फाइनेंशियल एसेट. लेकिन रिगार्डिंग लेसी, हाँ, लेसी एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी शो करता है, लोन रीपेमेंट. लेसर बोलता है इन्वेस्टमेंट्स इन लीज, और लेसी बोलता है मेरे को पे करना है, तो मेरे लिए ऑब्लिगेशन टू पे है, ऑब्लिगेशन टू पे. सो ऑब्लिगेशन टू पे का मतलब ये हो गया फाइनेंशियल लाइबिलिटी. ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी शो करेगा और लेसर शो करेगा फाइनेंशियल एसेट. लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ऐसा झमेला नहीं है, क्योंकि ये तो रेंट का एग्रीमेंट होता है. लेसर रेंट रिसीव करता है, वो इनकम दिखाता है, और लेसी रेंट पे करता है, वो रेंट को एक्सपेंस दिखाता है. ये बैलेंस शीट आइटम्स ही नहीं है. अरे फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी होने के लिए बैलेंस शीट आइटम होना चाहिए. हम लोग बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी. लेसर बोलता है कैश टू रेंट, रेंट टू पीएनएल, और लेसी बोलता है रेंट टू कैश एंड पीएनएल टू रेंट. सो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है. नो, नॉन भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नो फाइनेंशियल एसेट, और यहाँ पे आएगा नो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बिकॉज बैलेंस शीट तक कोई कुछ पूछता ही नहीं है. तो फाइनेंस लीज याद रखना, फाइनेंस लीज में लेसर, फाइनेंस लीज की अगर बात करूं तो लेसर रिकॉग्नाइज करता है इन्वेस्टमेंट्स इन लीज, जिसके वजह से उसके पास राइट टू रिसीव कैश होता है, और वो फाइनेंशियल एसेट मानता है लीज को. और लेसी रिकॉर्ड करता है लोन फ्रॉम लेसर, और वो लोन का रीपेमेंट करता है इंटरेस्ट के साथ, तो उसके लिए ऑब्लिगेशन टू पे है. लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीज है तो नो इन्वेस्टमेंट्स और लोन इज रिकॉर्डेड, वो तो इनकम और एक्सपेंसेस का अरेंजमेंट है, वो एग्रीमेंट इनकम एक्सपेंसेस का है. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है, ऑपरेटिंग लीज में एक एक्सेप्शन हो सकता है, और वो एक्सेप्शन ये है अगर ओवरड्यू हो गया, रेंट का पेमेंट ओवरड्यू हो गया, तो लेसी बोलेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये बोलेगा रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल. सो अगर ओवरड्यू हो गया ना, तो एक पार्टी बोलेगा रिसीवेबल और दूसरा पार्टी बोलेगा आउटस्टैंडिंग. तो एक पार्टी के लिए राइट टू रिसीव कैश हो जाएगा, दूसरे पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन टू पे हो जाएगा. सो ऑपरेटिंग लीज में अगर ओवरड्यू है तो फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी क्लासीफाई हो सकता है, बिकॉज एक के लिए वो रिसीवेबल हो जाएगा और दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन टू पे हो जाएगा. सो देख लो, इनकम टैक्स मैंने बता दिया, इनकम टैक्स इज नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नाइदर refund of tax is a financial asset because there is no contract with the tax authorities. Prepaid expenses is a non-financial asset because
यहाँ पे हमको कोई कैश नहीं मिलना है, वो सामने जिसको प्रीपेमेंट किया है वो या तो गुड्स देगा या सर्विसेज दे देगा और उसमें एडजस्ट कर देगा। एंड रिगार्डिंग द लीज अरेंजमेंट, फाइनेंस लीज में एक के लिए फाइनेंशियल एसेट, लेसर के लिए और लेसी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ऑपरेटिंग लीज में नो इन्वेस्टमेंट्स, नो लोन, सो ना तो फाइनेंशियल एसेट ना फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लेकिन एक्सेप्शन ये ऑपरेटिंग लीज में अगर ओवरड्यू हो गया तो लेसर बोलेगा रेंट रिसीवेबल और लेसी बोलेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेएबल, तो फिर वो फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी बन सकता। चलो लिखेंगे लीज अरेंजमेंट, राइट ऑन लीज अरेंजमेंट। हाँ, रिगार्डिंग लीज अरेंजमेंट एवरीबॉडी पहले लिखेंगे फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज हाँ 3 से 4 लाइन। लेसर रिकॉग्नाइजर्स lesser recognizers lesser recognizers investment in lease, lesser recognizers investments in lease due to lesser recognizers investment in lease due to which he has right to receive cash, due to which he has right to receive cash. Hence, hence it is a financial asset for lessor. Hence it is a financial asset for lessor. दूसरे साइड नंबर 2, हाँ नंबर 2 लेसी रिसीव्स लोन, हाँ लेसी रिसीव्स लोन फ्रॉम लेसर। वो अपने बुक्स में लोन ही दिखाते हैं। लेसी रिसीव्स अ लोन फ्रॉम लेसर ड्यू टू विच due to which lessee receives loan from lessor due to which he has obligation to pay cash due to which he has obligation to pay cash. Hence it is a financial liability.
hence it is a financial liability for for lessee. Hence it is a financial liability for lessee. फिर उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग लीज. हाँ, रिगार्डिंग ऑपरेटिंग लीज, for operating lease, no investment or loan is recorded in operating lease. No investment or loan is recorded in operating lease, due to which there is no financial asset or liability due to which there is no financial asset or liability. Exception exception, it can be a financial liability if rent becomes overdue. It can be a financial liability if rent becomes overdue. In that case, it becomes obligation to pay. In that case, it becomes obligation to pay. It becomes obligation to pay for lease. Pay for lessee लिखना चाहिए. It becomes an obligation to pay for lessee and right to receive for lessor. And right to receive for lesser. चलो ये भी हो गया. देख लो मैंने कितने एडिशनल पॉइंट्स कवर कर लिए आज. अभी तक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ लीज ही चल रहा है. इनकम टैक्स लायबिलिटी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है टैक्स अथॉरिटीज के साथ. ड्यू टू मिसिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. इवन रिफंड को फाइनेंशियल एसेट ट्रीट नहीं करना. प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी कोई फाइनेंशियल एसेट ट्रीट नहीं करना है क्योंकि राइट टू रिसीव कैश इज मिसिंग.
अगर प्रीपेमेंट किया तो गुड्स और सर्विसेज के सामने ये एक्सपेंस एडजस्ट हो जाएगा। लीज अरेंजमेंट, अगर फाइनेंशियल लीज है तो लेसर शो करेगा फाइनेंशियल एसेट और लेसी शो करेगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। ऑपरेटिंग लीज में कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं, कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं, एक इनकम शो करता है, एक एक्सपेंस शो करता है। हाँ, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू हो गया तो फिर फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी बन जाएगा। देखो पॉइंट नंबर 4, राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। हाँ, पॉइंट नंबर 4 लिखोगे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इरिडीमेबल yes, irredeemable preference share capital, irredeemable preference share capital। सी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखना इफ एनी। क्यों इफ एनी लिखा रहा हूं? क्योंकि इंडिया में तो इश्यू होता नहीं है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये इंडिया में तो इश्यू होता नहीं है। इंडिया में तो सारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इश्यू होते हैं, वही पॉपुलर है। हाँ, इन इंडिया इट इज नॉट इश्यूड। रिडीमेबल है तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानते हैं हम लोग, बट इंडिया है ना, इंडिया IFRS है। इंडिया एक्चुअली कन्वर्स्ड IFRS ही तो है। इंडिया इज बेस्ड ऑन IFRS। सो इरिडीमेबल का कॉन्सेप्ट है ना, इरिडीमेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में नहीं होता है, बट यूरोपियन कंट्रीज में होता है। और ये IFRS यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, और हमने इंडिया जो है उसको कन्वर्ट करके ही तो बनाए, कन्वर्स्ड IFRS ही तो है। इसलिए तुमको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा। सो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग ये इश्यू ही क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो व्हाई इट इज इश्यू। अगर रिडीम होना ही नहीं है तो ये इश्यू क्यों किया? इक्विटी शेयर्स था ना, इक्विटी शेयर्स भी तो परमानेंट कैपिटल होता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी परमानेंट क्यों बना रहे हो? खाली एक ही रीजन के वजह से, ताकि फिक्स्ड डिविडेंड मिलता रहे, शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रिटर्न्स मिलता रहे। इक्विटी शेयर्स में तो क्या प्रॉफिट्स कमाते हैं तो हम लोग डिविडेंड देते हैं, बट यहां पे क्या है ना, प्रेफरेंस शेयर्स पे अपने को फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ेगा। कंपनी विल पे फिक्स्ड डिविडेंड। यही एक अपॉर्चुनिटी दिखती है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, और वो लोग इन्वेस्ट करते हैं कि अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट्स का इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाया तो डिविडेंड मिलेगा, बट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो परमानेंट कैपिटल है, पैसा प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं आएगा, परमानेंट कैपिटल है, कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल है, बट डिविडेंड मिलते रहेगा। सो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कोई पूछे व्हाई इश्यूड, तो मैं बोलूंगा ओनली फॉर फिक्स डिविडेंड फॉर एवर, जो इक्विटी शेयर्स में नहीं होता है। तो ये जो डिविडेंड देने का ऑब्लिगेशन है ना, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्लिगेशन टू पे कैश फॉर डिविडेंड, जो लाइफ लॉन्ग अपने को डिविडेंड पे करने का, जो कैश पे करने का जो ऑब्लिगेशन है, उसके वजह से इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हैं। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन in case of irredeemable preference shares. There is a contractual obligation to pay dividend forever, due to which we will classify it as financial liability. So एकदम सिंपल, इक्विटी शेयर्स के बदले में, जैसे इक्विटी शेयर्स परमानेंट कैपिटल है, ये भी कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल है, बट इक्विटी शेयर्स पे फिक्स्ड डिविडेंड देने का ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको इक्विटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं और उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हैं। इफ एनी लिखा है क्योंकि इंडिया में मुश्किल से ही मिलेगा। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, राइट डाउन, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हाँ, there is a contractual obligation to pay dividend।
there is a contractual obligation to pay dividend forever. Pay dividend forever, due to which there is a contractual obligation to pay dividend forever, due to which it should be classified, due to which it should be classified as financial liability. इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्लासिफाई करेंगे. नंबर 5, हाँ नंबर 5 लिखोगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ये मैं आगे के लेक्चर्स में सिखाऊंगा. इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इस पे अलग से मेरा डिस्कशन चलेगा. ये कंपाउंड फाइनेंशियल, मैं आगे एक पार्ट कराने वाला हूँ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसमें ये मैं कवर कर लूँगा. तो तुम खाली यहाँ पे लिख दो रिफर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट में मैं कवर कर लूंगा. तुम खाली यहां पे लिख के रख दो रिफर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. और फिर चले जाओ पॉइंट नंबर 6 पे. गो टू पॉइंट नंबर 6. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में मैंने लिख दिया. रिफर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी का डिस्कशन हुआ. Since there is no contractual obligation with the tax authorities, it is not a financial liability. फिर उसके बाद में सेकंड हमने डिस्कशन किया प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये जो प्रीपेमेंट है इसके सामने राइट टू रिसीव कैश नहीं है, या तो सर्विस आएगी या गुड्स आएगा, तो वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है. उसके बाद में हमने लीज अरेंजमेंट देखा. लीज अरेंजमेंट में अगर फाइनेंस लीज है तो लेसर बोलेगा इन्वेस्टमेंट्स इन लीज, उसके लिए राइट टू रिसीव कैश है, वो फाइनेंशियल एसेट है. और लेसी बोलेगा ऑब्लिगेशन टू पे रीपे द लोन विथ इंटरेस्ट, तो उसके लिए ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है. ऑपरेटिंग लीज में नो सच फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी, बैलेंस शीट तक पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज एक इनकम दिखाएगा एक एक्सपेंस दिखाएगा. तो हम तो फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. ऑपरेटिंग लीज में कुछ नहीं. हाँ, लेकिन अगर ओवर ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग रेंट ऑब्लिगेशन टू पे कैश हो जाता है, और दूसरे के लिए रेंट रिसीवेबल राइट टू रिसीव कैश हो जाता है. वो केस में फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी शो कर सकते हैं. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड फॉर एवर होता है, तो उसके वजह से वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ये डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे. हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है इरिडीमेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स. लिखो इरिडीमेबल
हाँ, irredeemable debt instruments. ये लो irredeemable debt instruments. Regarding irredeemable debt instruments, सी एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू पे कैश फॉर इंटरेस्ट फॉर एवर. इरिडीमेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में एग्जांपल बोल सकता हूं इरिडीमेबल डिवेंचर्स. इरिडीमेबल डिवेंचर्स, पैसा आ गया डिवेंचर होल्डर्स का, ये रिडेम्पशन होना नहीं है, रिडेम्पशन नहीं होएगा. सो अगर इरिडीमेबल है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना लाइफ लॉन्ग. जैसे मैंने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बताया था, एग्जैक्टली वही. ऑब्लिगेशन टू पे कैश फॉर इंटरेस्ट फॉर एवर. सो ये जो इंटरेस्ट पे करने का ऑब्लिगेशन है ना लाइफ टाइम, इसके वजह से ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाता है. सो लिखो फाइनेंशियल लाइबिलिटी. ये मैंने वो क्लासिफिकेशन में नहीं, अलग से मैं डिस्कशन कर रहा हूं. ऊपर क्लासिफिकेशन की लिस्ट में नहीं डाला ये सब. इट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. It is a financial liability. It is a financial liability because it is a financial liability because there is because there is contractual. It is a financial liability because there is contractual obligation to pay cash. There is contractual obligation to pay cash for interest. There is a contractual obligation to pay cash for interest. There is a contractual obligation to pay cash for interest lifetime. Lifetime. ये हो गया 6th आइटम. नंबर 7th एंड द लास्ट आइटम. इसके बाद में अपना फर्स्ट पार्ट इंडियाज 32 विल बी ओवर और हम लोग इंडियाज 109 पे चले जाएंगे. लिखोगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड एसेट्स. Contingent liability and assets. See, contingent liability and asset. अगर मैं किसी के लिए गारंटी दे रहा हूं, सपोज होल्डिंग कंपनी and subsidiary company. Holding company H Limited, subsidiary company S Limited. होल्डिंग कंपनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और सब्सिडरी कंपनी फाइनेंशियली वीक है. सब्सिडरी कंपनी फाइनेंशियली वीक है तो ये सब्सिडरी कंपनी ने ना एक बैंक लोन लिया है. बैंक लोन टेकन. कितने का बैंक लोन लिया है? 50 लाख का बैंक लोन लिया है. 50 लाख का बैंक लोन लिया है. अब बैंक तो ऐसे तो लोन देगा नहीं. तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी नहीं है. अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होता है. तो बैंक ने क्या बेसिस पे लोन दिया? ये जो होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दिया, ये गारंटर बन गया, गारंटी गिवन. बैंक से लोन लिया ना,
बैंक ने इसको लोन दिया है, लेकिन बैंक ने इसको लोन क्यों दिया है? क्योंकि बैंक को होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दी है। जब हम लोग कभी भी गारंटी देते हैं ना, तो याद रखना, अगर इसकी पोजीशन खराब हुई, एस लिमिटेड की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो गई कि अब ये लोन रीपे नहीं कर सकता है, तो वो केस में होल्डिंग कंपनी गारंटर को लोन रीपे करना पड़ेगा। वो गारंटर बना है ना, गारंटर बनने का मतलब है यहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हो गया है। देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। व्हाट कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट? क्या? अगर एस लिमिटेड पेमेंट नहीं कर पाया लोन का, तो अपने को पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू पे कैश। ऑफ कोर्स अगर वो नहीं पे करेगा तो हम लोग पे करेंगे, इसलिए ये कंटीजेंट पोजीशन पे है। इसको मैं कंटीजेंट लाइबिलिटी बोल सकता हूं। अगर एस लिमिटेड पे नहीं करेगा तो लाइबिलिटी आ गई एच लिमिटेड पे। सो देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू पे कैश। सो गारंटी गिवन, गारंटी गिवन, ये कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू पे कैश है। और बैंक को गारंटी मिली है ना, तो बैंक के लिए राइट टू रिसीव कैश है। ये जो गारंटी मिली है ना, हमारे लिए यहां पे ऑब्लिगेशन है। ये सब कब होगा? जब एस लिमिटेड इतना वीक हो जाएगा कि वो अपना अरेंजमेंट ऑनर नहीं कर पाएगा, तो हमारे लिए ऑब्लिगेशन टू पे हो जाएगा और इसके लिए राइट टू रिसीव हो जाएगा। बट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट डील विद दिस। ये जो मैंने कंटीजेंट एसेट्स और लाइबिलिटी का समझा दिया ना, एक के लिए ऑब्लिगेशन टू पे है, दूसरे के लिए राइट टू रिसीव कैश है। इंडिया 37 प्रोविजन वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इससे डील करता है। एक कंटीजेंट एसेट का नोट है, कंटीजेंट लाइबिलिटी का नोट लिखेगा, और दूसरा कंटीजेंट एसेट उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सब इंडिया 37 डील करता है। दो आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, बट इट इज नॉट डेल्ट इन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डील नहीं करते हैं। इंडिया 37 डील्स विद दिस। तो इसको मैं साइड में रखता हूं, क्योंकि ये नोट फॉर्म में आने वाला है। और इंडिया 37 हमको गाइड करता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी की नोट लिखनी है, कब कंटीजेंट एसेट की नोट लिखनी है। सो गारंटी गिवन, इफ यू आर गिविंग अ गारंटी, अगर गारंटी दिया है तो ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ऑब्लिगेशन टू पे कैश कभी भी आ सकता है। हाँ, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। contractual obligation to pay cash। और अगर गारंटी रिसीव की है, इफ गारंटी रिसीव्ड, तो इसको फाइनेंशियल एसेट मान सकते हैं। then it is a financial asset because contractual right to receive cash। हाँ, लेकिन यहां पे इंडिया 37 अप्लाई करना है, इंडिया 32 नहीं। apply India's 37 on these items। apply India's 37 on these items।
अप्लाई इंडियाज 37 ऑन दिस आइटम्स। दोनों को साथ में कनेक्ट करके लिख दो। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ होएगा तो उस पर इंडियाज 104, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के कोई गारंटीज वगैरह होंगे तो उस पर इंडियाज 104 अप्लाई होएगा। चलो, दिस इज डन। सो विद दिस आई टेक इंडियाज 32, अपना जो फर्स्ट पार्ट था इंडियाज 32, आई टेक इट एज कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, दैट इज इंडियाज 109 मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अपना क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। देख लो, ये मैंने कल के लेक्चर में शुरू किया था, स्टार्टेड दिस इन यस्टरडेज लेक्चर, और कितना डिटेल में मैंने करा दिया। देख लो, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, फर्स्ट पार्ट, इश्यू नंबर 1 से हम लोग डील कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इंडियाज 32। इंडियाज 32 बोलो या IAS 32, IFRS 32। अब इश्यू नंबर 2 से डील करेंगे। सो इश्यू नंबर 1 इज कंप्लीटेड। हमारा इश्यू नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होता है। मैंने तुमको डिटेल क्लासिफिकेशन बताया और उसके बाद में अभी ये 7 आइटम से डील किया। मैंने 7 आइटम से डील किया। 7 आइटम्स में क्या क्या था? सबसे पहले मैंने डील किया एडिशनल पॉइंट्स में इनकम टैक्स लायबिलिटी का क्या। हमने बोला इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट और अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। रिफंड है तो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, और पे करना है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट इज मिसिंग। प्रीपेड एक्सपेंस नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, बिकॉज ये जो मैंने प्रीपेमेंट किया है इसके सामने राइट टू रिसीव कैश नहीं है, या तो गुड्स आएगा या सर्विस आएगा। लीज अरेंजमेंट, फाइनेंस लीज में लेसर फाइनेंशियल एसेट शो करेगा और लेसी फाइनेंशियल लायबिलिटी, बट ऑपरेटिंग लीज में तो बैलेंस शीट आइटम ही नहीं है, एक इनकम दिखाता है, रेंट को एक एक्सपेंस दिखाता है। लेकिन अगर ओवर ड्यू है तो एक के लिए ऑब्लिगेशन टू पे है और एक के लिए रेंट रिसीवेबल है, तो फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी लेसी के लिए और लेसर के लिए फाइनेंशियल एसेट बन सकता है, इवन ऑपरेटिंग लीज। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो क्या करने का? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को फाइनेंशियल लायबिलिटी मानने का। इरिडीमेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को भी फाइनेंशियल लायबिलिटी मानने का, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है फॉर एवर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का क्या करना है, मैं आगे वो डिस्कस करूंगा। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक सेपरेट पार्ट है, वहां पे मैं डिस्कशन करूंगा। एंड रिगार्डिंग कंटिंजेंट एसेट्स और लायबिलिटीज, गारंटी दी है तो एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बन सकता है, और गारंटी रिसीव की है तो फाइनेंशियल एसेट। बट इसको हम लोग इंडियाज 37 में डील करेंगे, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा। जब एक्चुअल लायबिलिटी बनती है तब इंडियाज 109 अप्लाई होता है। सामने जिसके लिए गारंटी दी है वो वीक हो गया, अपने पे लायबिलिटी आ गई, तब जाके इंडियाज 32, 109, 107 अप्लाई होता है। जब तक ये कंटिंजेंट फॉर्म में है इंडियाज 37 डील करेगा। इंडियाज 37 हमको गाइड करेगा नोट्स के बारे में, अपने को नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखना है। एक्चुअल लायबिलिटी बनने के बाद मैं बता रहा हूं वो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। चलो ठीक है। सो विद दिस आई टेक India's 32 presentation of financial instrument as complete.